नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। आज की चौपाल में हम बात करेंगे सिवनी के पत्रकारों से और जानेंगे यहां की सभी सीटों का हाल, कहां से कौन चल रहा है आगे और किस सीट पर क्या बन रहे हैं समीकरण। जानेंगे इन सवालों के जवाब और टटोलेंगे हर एक सीट की सियासी नब्ज। हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हमारे सिवनी के तमाम वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अखिलेश जी आपसे। सबसे पहले जो सिवनी जिले की 4 सीटों में सबसे हॉट सीट सिवनी है, वहां पर क्या माहौल है? देखिए पुनीत जी, पिछले विधानसभा में जो स्थितियां थी उससे अलग इस विधानसभा में बहुत स्थितियां नहीं हैं। लगभग वही वही है। आप देखेंगे तो कुछ जगह प्रत्याशी वैसे ही हैं और कुछ जगह थोड़े से कमज़ोर हैं, या ये कह दीजिए कि सेम टू सेम वैसी स्थिति रहेगी। रही बात परिणाम की, तो थोड़ा सा 5 साल के अंतराल में कुछ मतदाता भी बढ़े हैं, कुछ लोगों के अंदर एक दूसरे को लेके जो ये कह सकते हैं कि विरोधाभास है, तो कुछ उसके परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परिणाम में अंतर आएगा ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन दो चीज़ें जो है आपको खास सिवनी की यदि आप बात कर रहे हैं, तो आप यदि प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा ने यहाँ दिनेश राय मुनमुन को दिया है, जो दूसरी बार भाजपा के टिकट पे हैं और तीसरी बार विधानसभा, मतलब 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार विधायक बनने की संभावना है अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। दूसरी बात, कांग्रेस ने यहाँ से मोहन चंदेल की जगह आनंद पंजवानी को उतारा है। आनंद पंजवानी सबसे युवा प्रत्याशी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक तरह से ये कहा जाए कि वो कांग्रेस युवजन सभा के जिलाध्यक्ष थे, तो युवाओं की संख्या उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा वो लोग बता भी रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, चूँकि वो युवजन सभा के अध्यक्ष हैं, युवाओं में उनकी पैठ अच्छी बात है तो। लेकिन रही बात जो तीसरा एक दल जो यहाँ पे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी है, पिछली बार भी उसको 6,000 वोट मिले थे यहाँ से सिवनी विधानसभा की सीट से लगभग। और इस बार उस पार्टी ने यहाँ पे रजनीत वासनिक को दिया है टिकट। रजनीत वासनिक भी जो है बरघाट नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं गोड़वाना के टिकट पे, तो निश्चित रूप से इस बार उनका भी वोट बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, चुनाव के परिणाम तो लगभग लगभग, चूँकि भाजपा की परंपरागत सीट है ये और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और प्रत्याशी भी 2 बार के विधायक है यहाँ पे, थोड़ा सा संगठन में विरोध है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। उसका असर क्या होगा ये तो चुनाव के 2-4 दिन पहले काफ़ी स्थितियां साफ हो जाएंगी, और अभी भी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई पार्टी के पदाधिकारी या जो मतलब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे वो लोग चुनाव में अपना नामांकन करेंगे। अगर वो नामांकन करते हैं, वो तस्वीर जब आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन रही सही बात, सिवनी विधानसभा में जो पिछली बार की तस्वीर थी वही लगभग लगभग होने जा रही है। बीजेपी जो आगे खास आपके होगा, यहाँ कुल मिला बिल्कुल आगे है। जो खास चीज़ें हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कि इस बार सिवनी विधानसभा से दो दो लोगों का कद बढ़ने जा रहा है अगर उनकी वोट संख्या बढ़ती है तो। एक तो आनंद पंजवानी का, दूसरा रंजीत वासनी का। ये दोनों भविष्य के नेता साबित हो सकते हैं अगर इनके पक्ष में जनता ने यहाँ का मतदान किया तो। और परिणाम में भी ये नहीं कहा सकता है कि परिणाम बिल्कुल एक तरफा ही है। परिणाम भी 2-3 दिन जब चुनाव रहेगा तभी क्लियर हो पाएगा कि कांग्रेस के पक्ष में क्या है। इसलिए कि अभी कमलनाथ जी आए थे, अभी उन्होंने गोपालगंज में सभा की है, तो माहौल निर्मित होने लगा है। जो कांग्रेस के जो रुष्ट नेता हैं, अगर वो मान जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, और कहा भी जाता है कि सिवनी में यहाँ सनोरिया और बघेल समाज काफ़ी मतलब बहुमत में है, बड़ी संख्या में है। अगर उसका रुझान हुआ तो स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अभी ये दोनों समाज क्लियर नहीं कि किसके साथ जा रहा है। भाजपा भी अभी हुआ फॉर्म में है और कांग्रेस भी हुआ फॉर्म में है, इसलिए परिणाम को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये सिवनी जो है भाजपा का गढ़ है और अभी भी आगे चल रहा है। शुरुआत में अभी तक भाजपा आगे है, यहाँ पर आप बता रहे हैं। खरे साहब, केवलारी पूर्व गृह मंत्री के बेटे हरवंश सिंह कांग्रेस की बड़ा गढ़ रही है। पिछली बार पहली बार राकेश पाल वहां से जीते, इस बार फिर दोनों के बीच मुकाबला है। क्या लगता है आपको, कौन भारी पड़ रहा है? केवलारी को अगर आप देखें तो लगभग 80-90% अगर टोटल चुनाव को देख लें तो 80 से 90% कांग्रेस का गढ़ रही है। एक बार नेहा सिंह वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुई। उसके बाद राकेश पाल सिंह ने लगभग 28 साल के बाद वहाँ विजय भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। सिटिंग एमएलए होना और एमएलए होके 5 साल विपक्ष में बैठना, अर्थात आप जीत नहीं पाए हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। सिटिंग एमएलए के पास मोबिलाइजिंग पावर बहुत सारे होते हैं। रजनीश सिंह पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़े, चूँकि विरासत में उन्हें वो सीट मिली थी, और जैसा नेशनल लेवल पे कहा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर ये बात कही जाती है, अनुकंपा नियुक्ति। पहली बार वे चुनाव जीते तो उन्होंने ढाल सिंह बिसेन, जो बड़े कद्दावर नेता थे, उन्हें पराजित किया। अभी जो केवलारी का मोटा मोटा जो निकल के सामने आ रहा है कि 5 साल रजनीश सिंह वहाँ सक्रिय नहीं रहे, राकेश पाल सिंह वहाँ सक्रिय रहे। ये बात अलग है कि केवलारी के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर
सरकार ने ध्यान नहीं दिया, एक पुल वहाँ बहा, अभी तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। करोड़ों का वहाँ पर ट्रेजरी वाला एक घोटाला हुआ, उस मामले में भी पूरी लीपापोती हुई। जैसा अभी अखिलेश जी ने बताया कि युवा मतदाता बढ़ा है, 5 साल में, हर 5 साल में युवा मतदाता बढ़ता है, और जो 40 प्लस 40 प्लस के एक सोच डेवलप हो जाती है कि हम बीजेपी माइंडेड हैं या कांग्रेस माइंडेड, पर जो नया मतदाता है उसको किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा लुभाती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल जो स्थितियां वहाँ दिख रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है वहाँ से। जी चलिए, कुल मिलाकर अभी सिवनी और केवलारी में आप लोगों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे। विनोद जी, बरघाट आरक्षित सीट है, फिर से 2013 वाला मुकाबला है, कमल मस्कुले हैं और सामने विधायक अर्जुन काकोड़िया हैं। तब कमल मस्कुले जीत गए थे, हालांकि बहुत कम वोटों से जीते थे। इस बार क्या लगता है आपको, क्या माहौल है वहाँ? देखिए, बरघाट विधानसभा जो है वो आदिवासी सीट है। दोनों इसमें एक तरफ है अर्जुन काकोड़िया हैं, दूसरी तरफ कमल मस्कुले हैं। इस बार क्या, पिछले बार कमल मस्कुले की सीट जो है मतलब भाजपा सरकार ने काट दी थी। कहीं ना कहीं इस बार उस सिंपैथी में उसको फिर से उनको टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार वोटर जो है हो सकता, क्योंकि भाजपा के जो वोटर हैं वो पैड वोटर रहते हैं, जो उन्हीं को मतलब जो कोई भी रहे वो तो फिक्स वोटर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कमल मस्कुले है उसकी स्थिति मजबूत लग रही है। दूसरी बात जो है अर्जुन काकोड़िया है, इस बार क्योंकि वो विधायक बन के आए थे, तो विधायक बनने के बाद मतलब सारे समाज के वोटरों ने उनको वोट दिया था। लेकिन इस बार वो पूरे 5 साल उन्होंने जो है सिर्फ सामाजिक, मतलब कहना चाहिए आदिवासी वोटरों के अलावा, आदिवासी के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। दूसरे उन्होंने पूरे 5 साल जो आंदोलन किया, जो भी किया है, उसमें उन्हें जो शब्दों के उनके जो बांट रहे हैं वो शब्दों के तीखे बांट रहे हैं। उसमें मतलब किसी कभी अधिकारी को टारगेट करना, कभी के मतलब दूसरे वर्ग को टारगेट करना, तो कहीं ना कहीं ये अर्जुन सिंह काकोड़िया के लिए माइनस पॉइंट भी रहेगा। चलिए, तो बरघाट में मौजूदा विधायक के बयान आप लोगों ने एमपी तक के माध्यम से सुने भी होंगे, तो विनोद जी का कहना है कि उसका हो सकता है नकारात्मक असर पड़े उनके प्रचार अभियान पर। संजय जी, लखनऊ सीट पर क्या सोचते हैं आप? फिर से पुराना मुकाबला है, योगेंद्र सिंह बाबा 2 बार के विधायक, पिछली बार विजय के लड़े थे, पराजय का सामना करना पड़ा, इस बार फिर दोनों सामने। क्या लगता है, क्या माहौल है वहाँ पर? सेम लड़ाई है और लगभग माहौल भी उसी प्रकार से है कि उससे कि योगेंद्र सिंह बाबा का कोई खास विरोध नहीं है। सही मायने में अगर देखा जाए तो वहाँ पर मतलब लखनऊ उनकी पब्लिक में भी कोई विरोध नहीं है और संगठन में भी कोई विरोध नहीं है। तो उनके सामने जिस प्रकार से सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वह एक प्रकार से बीजेपी के लिए, बीजेपी ने कांग्रेस को वॉकओवर टाइप का दिया है, क्योंकि योगेंद्र सिंह बाबा की कोई विरोध न होने के कारण वहाँ से कांग्रेस ही आगे है। चलिए, कुल मिलाकर मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, लखनऊ सीट जो है आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस के ही कब्जे में रही है। सिर्फ साल 2003 और 2008 में बीजेपी की शशि ठाकुर वहां से चुनाव जीती थी। उसके बाद दिग्गज नेता रही उर्मिला सिंह के बेटे योगेंद्र बाबा, लगातार 2 बार से विधायक और तीसरी बार फिर वो मैदान में। जी प्रशांत जी, फिर से मैं लौटूंगा सिवनी की तरफ, सबसे हॉट सीट है, क्या लग रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं सिवनी में? आनंद पंजवानी एक तरफ एकदम युवा प्रत्याशी, 37-38 साल की उम्र है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, और दिनेश राय मुर्मू 2 बार के विधायक। किसका पलड़ा भारी है? देखें, मुनमुन राय जब भाजपा में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के पुराने नेता थे या सेकंड कैटेगरी वाले थे, उन्होंने इसका विरोध जमकर इसलिए किया कि उन्होंने लगा कि अब ये तो एक आए थे विधायक आ गए, तो इनके कारण अब उन लोगों का भविष्य खतरे में पड़ रहा था। और ये अभी काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, चुनाव भी हो गए। हालांकि अब इसको और कहें तो मान मनोबल का दौर चल रहा है कि कौन किसको कहाँ तक सेट करके ले जाता है। दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे आनंद पंजवानी हो चाहे मुनमुन राय जी हों, इनको भीतराघात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में कमलनाथ की सभा में जिस तरह से मोहन चंदेल ने अपना पक्ष रखा था और उन्होंने साफ कहा था कि अब राजनीति में धन की खर्च जिससे ज़्यादा होती है वो व्यक्ति ज़्यादा सफल माने जाना। युवा हैं आनंद पंजवानी, जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी अभी कहा कि उनके साथ विरोधाभास है। जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें अभी पूरे लोगों ने मेरे ख्याल से एक फ़ोटो भी साथ में नहीं शेयर की है। यही स्थिति यहाँ भी है कि मुनमुन राय के जो विरोध में जो लोग आगे आए, सामने आए, मीटिंगें हुई, तो उसमें अब वो उनको जाकर मना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि आखिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट डिपेंड करेगा कौन अपने विरोधियों को कितना पटा लेता है या किनको सेट कर लेता है, तभी यहाँ पे डिसाइड होगा कि भाजपा आगे है या कांग्रेस आगे है। चलिए, विरोधियों को जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मान मनोबल का दौर लगातार चल रहा है। मनीष जी, सिवनी और केवलारी पर बात करूंगा, क्या लगता है? सिवनी एक लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही है, केवलारी लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में रही है, सिवाय पिछले साल अगर छोड़ दिया जाए जब राकेश पाल जीते। दोनों सीटों के बारे में अगर आप मुझे समीकरण बताएं, क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, सिवनी की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल जैसा प्रशांत जी ने कहा या लिमटी भैया बोल रहे हैं, तो वैसा लग रहा है कि सिवनी अभी बीजेपी फ़िलहाल आगे है। लेकिन
ये चुनाव अगर देखा जाए ना तो मुद्दा विहीन चुनाव है। आप यहाँ पानी की बातें दसों साल से चल रही हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम वोटर इतने सारे हैं लेकिन उर्दू कॉलेज नहीं है एक भी हायर एजुकेशन के लिए, तो इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। तो आखिर तक के आप देखना कि घूम फिर के मुद्दे सारे वो आ जाएंगे, जैसे हर चुनाव में होता है कि राम मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और उसको लेकर के आखिर में या पल्लू कांड या कोई भी नया कांड आ जाएगा और सारा वोट एक ही साइड जाएगा। केवलारी की बात करें तो केवलारी में रजनीश और राकेश पाल के बीच मुकाबला है। राकेश पाल जीत सकते थे यदि उन्होंने अभी नहर पास कराई है वहाँ पे 204 करोड़ या 400 कितने करोड़ की, यदि वो नहर का 1 फुट भी बन गया होता तो ये तय है कि राकेश पाल एक तरफा निकाल लेते। लेकिन फिलहाल बीच में पिछले एक साल से रजनीश ने अस्सी बदल का काम छोड़ के और खूब मेहनत की है, तो कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं रजनीश। चलिए, केवलारी और सिवनी दोनों में ही टक्कर है। अजहर जी, बरघाट और लखनादौन दोनों आरक्षित सीटें हैं। बरघाट में फिलहाल कांग्रेस के विधायक है और लखनादौन में तो लंबे समय से कांग्रेस के विधायक। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होगा वहाँ पर? देखिए, आपने आदिवासियों के बारे में जो आरक्षित सीटें उनकी बात की, आजकल खासकर जो विधानसभा सीटें हैं आरक्षित सीटों में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर किसी भी जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो पुराने मुद्दे थे आदिवासियों के लगातार वैसे ही हैं, और ख़ासकर चुनाव के जब जैसे चुनाव आ रहा है तो वही मुद्दे अब कहीं ना कहीं उनके गले के फांस बनेंगे। बीजेपी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है और वो उसी तरीके से काम कर रही है जैसे चुनाव में उन्होंने योजनाओं का, जो भी आदिवासियों को आरक्षित जो भी योजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है उन तक पहुंचाने का। साल भर जब भी मतलब 5 साल तक काम किया है, लेकिन फिर भी जो मौजूदा स्थिति है खासकर ये आरक्षित सीटों में कांग्रेस के लिए बताने के लिए कुछ खासा नहीं, क्योंकि अभी पिछले जो भी भाजपा की सरकार रही उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, योजनाएं लाई। अब इन योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं जैसे अभी हाल में लाडली बहना योजना है, इन सब का कहीं ना कहीं है आदिवासियों को मिला है लाभ, तो वो लोग हैं फेवर में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एक प्रत्याशी का एक जो चयन किया है इस बार दोनों जगह पर लगातार जो मौजूदा विधायक थे उनको ही फिर से टिकट दी गई है, और टिकट देने के पीछे सीधी कारण है क्योंकि आदिवासी वोट बैंक आरक्षित है, और मतलब जहाँ पर आदिवासी होते हैं उनको हमेशा ये देखने को मिला कि वो कांग्रेस के फेवर करते हैं। तो ये इसमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्थिति बनेगी आगे वही होगा कि कांग्रेस के अगर प्रत्याशी है का उनका कैसा है, आदिवासी जो वोटर हैं उनके बीच में कैसा है वो निर्धारित करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वोटर भी हैं जो स्थानीय मुद्दों को तूल देते हैं, तो आगे और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो हो सकता है कि दोनों ही सीट में कांग्रेस तो है कहीं ना कहीं आगे है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कैश करवाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंच सकता है इन सब चीज़ों में। जी, हमारे साथ तिलक जी भी अभी आए। तिलक जी, आप लखनादौन में लगातार बारीकी से नज़र रखते हैं, इस बार क्या लगता है मुकाबला फिर से है? दोनों वही प्रत्याशी हैं 2018 में जो थे, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? अभी चूंकि भाजपा ने टिकट लेट घोषित की है तो जो विजय हुई के जो पूर्व में हारे हुए थे अभी उनकी स्थिति अच्छी है। चूंकि जो कांग्रेस का विधायक था युगेंद्र सिंह बाबा वो गांव-गांव में उतना घूमता नहीं, लेकिन अभी की बात अगर अपन कर लें कि लाडली बहना योजना के बाद अंतर तो आया है लोगों में, भाजपा में या ग्रामीणों में कहें अपन, लेकिन वहाँ पे एक पार्टी और है गोंडवाना जो समीकरण बिगाड़ती है सारे विधानसभा का। इस बार गोंडवाना का जो क्रेज है वो थोड़ा पब्लिक में ज़्यादा है आदिवासियों के बीच, इसलिए भाजपा की उम्मीद ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलता है। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, लखनादौन में वाकई में गोंडवाना का ज़्यादा प्रभाव है। पिछले चुनाव में वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लिए थे, इसलिए लखनादौन में एक अहम फैक्टर है। फिर भी पत्रकार साथियों से बातचीत के बाद लगता है कि सभी सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में हर गुजरते दिन के साथ समीकरण बदल जाते हैं और सियासी हवा का रुख भी बदल जाता है। सिवनी से MP तक की चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।